हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओएनजीसी में जो ब्रांचेज हैं, जो आपका मैकेनिकल ब्रांच है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका मैकेनिकल अगर आपका पोस्टिंग मिल जाता है, मान लो फॉर्म भरने के टाइम पे आप ओएनजीसी में मान लो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और फॉर्म भरने के टाइम पे आप मैकेनिकल प्रोडक्शन और ड्रिलिंग टीपीओ एमएमओ भरोगे, तो मान लो उसमें मैकेनिकल तुम्हें मिल जाए। तुमने भरा मैकेनिकल और मैकेनिकल मिल गया और मैकेनिकल इंजीनियर भी हो तुम, तो तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा। तो देखो, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनकी पोस्टिंग बहुत सारी जगह पे हो सकती है। एक्चुअली जब ओएनजीसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे तुम, तो ओएनजीसी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तुम्हें इंजीनियरिंग सर्विसेज मिलेगा, तुम्हें वेल सर्विसेज मिलेगा, तुम्हें ड्रिलिंग सर्विसेज मिलेगा, तुम्हें सेंट्रल वर्कशॉप सर्विसेज मिलेगा। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये चारों सर्विसेज में से कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। जब आप ओएनजीसी में एंटर करोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके जो आपका ऑफर लेटर रहेगा, उस ऑफर लेटर में ये लिखा रहेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। तो आप मान लो मैकेनिकल से सिलेक्ट हुए, AEE मैकेनिकल तुम्हारे नाम के आगे लिखा गया। अब तुम्हारा AEE मैकेनिकल का ही पोस्टिंग ये चारों जगह कहीं पे भी हो सकता है। कहाँ? इंजीनियरिंग सर्विसेज, ड्रिलिंग सर्विसेज, वेल सर्विसेज या सेंट्रल वर्कशॉप। ये चारों जगह में से कहीं पे भी तुम्हारा, या इनके अलावा भी कहीं और भी हो सकता है, बट ये चारों जगह हो सकता है। तो तुम अगर AEE मैकेनिकल हो और तुम्हारा पोस्टिंग मान लो ड्रिलिंग सर्विसेज में हो गया, तो तुम्हारे नाम के आगे ऑफर लेटर में लिखा रहेगा AEE मैकेनिकल और डैश देके लिखा रहेगा ड्रिलिंग सर्विसेज यानी DS। तो अब तुम्हारा क्या काम होगा वहां पे? तो ड्रिलिंग सर्विसेज में जो ड्रिलिंग वाले बंदे भी जाएंगे ना वहां पे, जिनका AEE ड्रिलिंग में सिलेक्शन होगा, वो बंदे भी जाएंगे। तो वो बंदे जाके ड्रिलिंग रिग को ऑपरेट करेंगे। रिग मतलब जो वो मशीन जिससे अपना ड्रिलिंग प्रोसेस चलता है, जिसको खोदा जाता है। तुमने देखा होगा जो बोरिंग वगैरह होता है अपने घर में, तो वो रिग के थ्रू होता है। छोटा होता है, छोटा मशीन तुम्हारे घर वाला होता है, क्योंकि कम खुदाई करनी पड़ती है। 100 मीटर 200 मीटर पे पानी आ जाता है, वहाँ 3 किलोमीटर खोदना है तो बड़ा मशीन। तो बड़े बड़े मशीन होते हैं, रिग बोलते हैं उनको। और उन रिग को चलाने के लिए जो तुम्हारे AEE ड्रिलिंग होगा वो चलाएगा रिग को, ऑपरेशन वो करेगा। अगर खराब हो गया तो, ब्रेकडाउन हो गया तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मैकेनिकल वाला जिसका पोस्टिंग ड्रिलिंग सर्विसेज में हुआ है, वो जाके उस मशीन को बनाएगा। समझ में आ रही बात? मैकेनिकल का काम मेंटेनेंस का है, लेकिन अगर वो ड्रिलिंग सर्विसेज में पोस्टिंग हो जाएगा तो ड्रिलिंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स या मशीन्स हैं उनको वो बनाएगा, जाके मेंटेन करेगा। दूसरा, अगर तुम्हारा पोस्टिंग वेल सर्विस में हो गया तो तुम वेल सर्विस वाले में चले जाना। वेल सर्विस का मतलब क्या होता है? जो पुराने वेल है, मान लो तुम्हारा चापाकल है या बोरिंग होता है, तो बोरिंग में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या करते हो? तुम इंजीनियर को बुलाते हो, तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आता है, तुम्हारा जो पंप लगा है या तुम्हारा जो सबमर्सिबल पंप है या कोई भी पंप लगा है उसमें पानी नहीं आता है, तो क्या करते हो? जाते हो, तुम बोलते हो कि यार पानी नहीं आ रहा है, तो इंजीनियर को या मिस्त्री को बुला के ले आते हो। वो मिस्त्री ठीक कर देता है, कुछ करता है उसमें, कुछ ऐसे कुछ पाइप वाइप लगा के और करता है, और फिर से पानी आने लगता है। या वो बोलता है कि लेवल कम हो गया है पानी का, तो उसका भी उपाय रहता है। तो जो पुराने वेल हो चुके हैं, जिससे बहुत सारा तेल ऑलरेडी निकल चुका है और उसमें से अब तेल अच्छे से नहीं आ रहा है, कच्चा तेल जो है अंदर से नहीं आ रहा है, अच्छे से कम आ रहा है या बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो उनमें से तो तेल निकालना है। तो ये काम कौन करता है? वेल सर्विसेज वाला, जो वेल का मरम्मत करे, सर्विसिंग करे वेल का। और उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे रिग्स होते हैं, वर्क ओवर रिग बोलते हैं उसको। WSS के जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं, मशीन्स होते हैं। तो उन मशीन्स और उन रिग्स को, वर्क ओवर रिग को जो मेंटेन करेगा, उसको मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? वेल सर्विस में जिसकी पोस्टिंग होगी। तो ड्रिलिंग सर्विसेज वाला ड्रिलिंग रिग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हुआ उसका मेंटेनेंस करेगा। मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर जिनका पोस्टिंग हो जाएगा वेल सर्विसेज में, उनको वेल सर्विसेज से रिलेटेड मशीन्स को रिपेयर करना पड़ेगा। जिनका पोस्टिंग हो गया मान लो सेंट्रल वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में क्या होता है? एनुअल मेंटेनेंस प्लान होता है। मान लो कोई रिग है, बहुत बड़ा रिग या वर्क ओवर रिग है, तो उसका क्या होता है? हर 2 साल पे उसकी मरम्मत होनी है या 3 साल पे मरम्मत होनी है, जो भी SOPs में उसको लिखा हुआ है। या जो भी उसका जब वो खरीदा गया था तो उनको बोला जाता है कि भाई तुम 3 साल पे इसका सर्विसिंग करना, अच्छे से एकदम ओवर ऑयलिंग कर देना। जैसे तुम गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी खरीदने के बाद बोला जाता है कि 1 महीने पे कर देना, फिर
45 दिन पे करना, दूसरा 3 महीने पे करना, तीसरा जो है 6 महीने पे करना, ऐसे करके फ्री सर्विसिंग और पेड सर्विसिंग जैसा सीन रहता है तुम्हारे गाड़ी बाइक या कार खरीदते हो उसमें। सेम उसी टाइप का जब रिग तुम खरीद के लाओगे तो तुम्हें वो मैन्युफैक्चरर जो है वो बोलेगा कि भाई रिग तो खरीद के ले जा रहे हो, लेकिन इसका साल भर के बाद बढ़िया से ओवरऑलिंग कर देना, नहीं तो फिर हम गारंटी पीरियड से बाहर हो जाएगा। ऐसे करके फिर 1 साल पहला सर्विसिंग 1 साल बाद, फिर दूसरा सर्विसिंग 2 साल बाद। तो ये सब कहाँ होता है, मान लो मशीन खराब नहीं हुआ, मशीन अच्छा है, बट उसको एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत डाला गया है कि भाई 1 साल के बाद इस वाले रिग को तो मेंटेन करना पड़ेगा, या इस वाले कंप्रेसर को तो मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो अच्छे से मेंटेन कहाँ पे होगा, तो अच्छे से मेंटेन सेंट्रल वर्कशॉप में होता है। वो उसको लाएंगे, उसको अच्छे से बढ़िया ओवरऑलिंग वगैरह करके और उसको निकाल देंगे बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग करके चकचका के। तो ये काम होता है सेंट्रल वर्कशॉप में, नाम से ही क्लियर है। वहाँ पे जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे वो सेंट्रल वर्कशॉप में उनकी पोस्टिंग होगी। और तीसरा जो होगा आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, मान लो कि कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है, तो पाइपलाइन प्रोजेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो वो प्रोजेक्ट कैसे उसको इनिशिएट करना है, कैसे उसको लॉन्च करना है, कैसे उसको जो ड्राइंग है उसको ग्राउंड पे कैसे उतारना है, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आपको बहुत सारे काम कराना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स पे दबाव बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले देखते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब समझो बात को, तुम्हारा मान लो कि असम में पोस्टिंग होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा असम में पोस्टिंग हो गया। अब तुम हो AEE मैकेनिकल, क्योंकि तुमने गेट के जब ONGC का फॉर्म निकला तो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया AEE मैकेनिकल से। तो असम में तुम्हारा पोस्टिंग हुआ, मान लो वेल सर्विसेज दे दिया गया तुम AEE मैकेनिकल बट वेल सर्विसेज में पोस्टिंग हो गया। तो हो सकता है तुम्हारा अगला पोस्टिंग राजामुंद्री में जब हो, असम से ONGC के दूसरे एसेट्स में हो जाए, राजामुंद्री में मान लो, तो हो सकता है तुम वेल सर्विसेज में ना रहो, तुम्हें ड्रिलिंग सर्विसेज दे दे वो, या हो सकता है तुम्हें सेंट्रल वर्कशॉप वहां पे दे दे। मतलब रहोगे तुम AEE जिंदगी भर, AEE मैकेनिकल जिंदगी भर रहोगे, क्योंकि ONGC ने ठप्पा मार दिया सिलेक्शन के टाइम पे। लेकिन ये जो सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज बदल सकती है तुम्हारी, समझ में आ रहा है बात, ये सर्विसेज बदल जाएंगे। आज तुम हो सकता है तुम ड्रिलिंग सर्विसेज में काम कर रहे हो, 4 साल बाद तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और होगी, तो हो सकता है तुम सेंट्रल वर्कशॉप में चले जाओ, या 4 साल बाद तुम्हारा पोस्टिंग कहीं और होगी, तो हो सकता है तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज में चले जाओ। तो ये तुम्हारी सर्विसेज जो है वो बदल सकती हैं, लेकिन ये AEE मैकेनिकल तुम्हारा कभी नहीं बदलेगा जिंदगी भर। समझ में आ रही बात। जो ये इनके अलावा जो और भी AEE मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, ये सब जितने भी हैं, उनमें अगर मैं बताऊं तो जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, मान लो 10 रैंक, 15 रैंक, 20 रैंक, 25 रैंक से नीचे हैं, उनको AEE TPO और MMO सेलेक्ट करना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर और TPO ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जॉब जो होती है वो थोड़ी सुकून वाली जॉब, ठीक ठाक है। मतलब आप ऑफिस जॉब, फील्ड में काम नहीं करोगे, क्योंकि फील्ड में काम करना एक्चुअली में टफ है। ONGC में अगर आप फील्ड में काम करते हो तो ये टफ है, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो ऑफिस में बैठ के अगर काम करने के लिए मिलता है और अच्छा खासा सैलरी मिले तो सब लोग ऑफिस में ही रहना पसंद करेंगे। तो MMO और TPO का काम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और जिनकी रैंक 25 रैंक से नीचे है वो कृपया करके ये दोनों ब्रांच को सबसे प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर डालें, उनको अगर मिलता है तो वो ज्वाइन करेंगे। इनके अलावा अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन और ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग जो है वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा ड्रिलिंग रिग को चलाने के लिए। तो थोड़ा सा जिनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, जो बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं, साइट्स पे बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं, तो वो लोग ड्रिलिंग सर्विसेज को चुनेंगे। और जिनकी जो लोग थोड़ा चाहते हैं कि यार नहीं, मतलब उतना तो मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनको मशीन से प्यार है, वो मशीन को देख के उनको खुशी बढ़ता है, किसी मशीन को खोल खाल करने में उनको मज़ा आता है, तो वैसे लोग अपना प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाले जो डिपार्टमेंट है उसको डालें, और प्रोडक्शन वाले भी डाल सकते हैं। तो प्रमोशन के चांसेस जो होती है वो प्रोडक्शन में ज़्यादा होती है, उसके ड्रिलिंग में भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन में भी ज़्यादा होती है, और मैकेनिकल में उसके बाद होती है। TPO और MMO काफ़ी अच्छी ब्रांचेज हैं, इनको आप ऊपर वाले जिनकी रैंक बहुत अच्छी है वही भरना, TPO MMO, क्योंकि इनमें बाकी के ब्रांचेज के लड़के भी आएंगे। लेकिन तुम्हारा प्रोडक्शन है, ड्रिलिंग है, मैकेनिकल है, तो ये सेपरेट मैकेनिकल वाले के लिए ही है ना। मैकेनिकल, ड्रिलिंग और प्रोडक्शन, मैकेनिकल में प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ मैकेनिकल के लिए, फिर प्रोडक्शन वालों के लिए भी अलग से होगा, बट मैकेनिकल वाला प्रोडक्शन सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप अगर तीन अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस ऑर्डर की, तो जिनकी रैंक मान लो 100 रैंक के बाहर है या 50 रैंक के बाहर है, वो
प्रोडक्शन पहले डाल देना, फिर मैकेनिकल डालना, फिर ड्रिलिंग डालना। टीपीयू एमएमओ भी डाल सकते हो जिनकी रैंक 25 से कम है। 25 के बाद वाले को तो मिलेगा ही नहीं एमएमओ और टीपीयू। ऑल्दो ये सीट्स पे डिपेंड करता है, तो सीट्स अगर ज़्यादा हो तो मिल भी सकता है, बट मेरे ख्याल से आप प्रोडक्शन, मैकेनिकल और ड्रिलिंग जो है वो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। अगर ओएनजीसी में आपको सिलेक्शन होता है तो ये काफ़ी अच्छी ब्रांचेस, मतलब ऐसा प्रेफरेंस ऑर्डर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस का जवाब दूँ। इनके अलावा कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए होंगे तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।